हेलो। हेलो। ठीक है।
ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनाली और आज हम एक जो आज का हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक हार्ट में ब्लॉकेज है, मतलब हार्ट डिसीजेज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिकली हार्ट में जब आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब हार्ट की नसों में जब ब्लॉकेज हो जाती है, तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण रहते हैं उसके पीछे, हार्ट का थोड़ा सा अनाटमी कि वो फंक्शन कैसे करता है, हार्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो अपना पंपिंग मैकेनिज्म उसका कैसे सही रहता है, और अगर हार्ट के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर उसकी फंक्शन जो है उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से हमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है, और स्पेसिफिकली हार्ट ब्लॉकेज के कारण क्या-क्या हैं, और घर पर आप जब भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं हार्ट की ब्लॉकेज के लिए तो उस समय क्या-क्या सावधानियां बरतने की आपको जरूरत है और कैसे हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट की अगर ब्लॉकेज की बात करें तो ब्लॉकेज के लिए हमारे बेसिकली आप पहले ये समझिए कि हमारा जो हार्ट है वो एक मसल ही है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरी की पूरी मसल है। इस मसल का काम होता है ब्लड को पंप करना। ये ब्लड को पंप करके हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचाती है, हमारे लंग्स तक भी पहुंचाती है। तो बेसिकली हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, उसमें चार छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं। ऊपर एट्रिया होते हैं और नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैसे कैसे हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, तो सबसे पहले जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम सबसे ऊपर है राइट साइड में। तो राइट एट्रियम बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हुआ, वो खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो खून है वो सबसे पहले रिसीव करता है हमारा राइट एट्रियम। उसके बाद राइट एट्रियम से खून जाता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। हमेशा हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स के बीच में एक वेल्व होता है। वेल्व एक ऐसी ओपनिंग है, एक ऐसा दरवाजा है जो सिर्फ एक साइड को खुलता है। तो वहां पे ट्राइकस्पिड वेल्व होता है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड गया। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये खून जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या करने के लिए गया, लंग्स जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं इस समय, तो वो ऑक्सीजन हमारे खून के अंदर मिलती है, वही खून में मिली हुई ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचती है। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारे लंग्स के पास, लंग्स से जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा तो वो खून में से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया और उसको हमने एक्सहेल करके बॉडी में से बाहर निकाल दिया, और जैसे हमने ऑक्सीजन ली, हमारी लंग्स ने खून ऑक्सीजन को हमारे खून के अंदर मिला दिया, और अब वो खून जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है हमारे लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट साइड का जो ऊपर वाला चैम्बर है हार्ट का, वहां पर वो रिसीव करता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड जाता है मिट्रल वेल्व के थ्रू, वो जो दरवाजा था जो एक ही तरफ को खुलता है उसके थ्रू, उसके जरिए वो खून जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे ज्यादा मस्कुलर होता है और सबसे ज्यादा बड़ा होता है, इसी वजह से हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड को टिल्टेड रहता है। ठीक है, तो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो हार्ट को, वो हमारे हार्ट का मेन पार्ट है, और वही कॉन्ट्रेक्शन करके हमारे ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है एट्रियल वॉल्व के थ्रू, जहां से हमारी सब अयोटिक वॉल्व के थ्रू, जहां पे अयोटा हमारी सबसे बड़ी वेसल है, हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी के अंदर, जो पूरे शरीर के अंदर अब खून का बहाव को पहुंचाएगी। तो अभी आपने क्या समझा कि हमारे हार्ट के चार चैम्बर हैं, चार चैम्बर्स के बीच में वेल्व है। वेल्व और कहाँ कहाँ पे होते हैं, एक पल्मोनरी वेल्व होता है जो खून लेके जा रहा है लंग्स की तरफ, और दूसरा एयोटिक वेल्व होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी की तरफ खून लेके जा रही है अयोटा, उस तक ब्लड को पहुंचाता है। तो वहां से ये वेल्व का काम क्या होता है कि खून को एक ही तरफ जो है उसकी सप्लाई जो है वो एक तरफ को रखे, उसको बैक फ्लो ना होने दे। अब जब भी हमारे हार्ट के चैम्बर्स में प्रॉब्लम आएगी या फिर वेल्व में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे हार्ट का फंक्शन उसकी वजह से खराब होगा। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है, मैंने आपको बताया कि वो मस्कुलर ऑर्गन है, उसका काम तो है खून को पंप करना, लेकिन क्योंकि वो 24/7 काम करता रहता है और उसको बहुत सॉलिड काम करना होता है हमारे शरीर के अंदर, इसीलिए उसको भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है। तो वो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स उसको कहां से मिलते हैं, कोरोनरी वेसल से, कोरोनरी आर्टरीज से, मतलब हार्ट की जो खुद की आर्टरीज होती है उनसे। तो हम तीन मेजर कोरोनरी आर्टरीज की बात करेंगे, और जो ब्लॉकेज वाला चीज है आपका वो भी इन तीन मेजर कोरोनरी आर्टरीज में ही होता है। तो पहली आर्टरी, पहली जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसको हम कहते हैं एलएडी के नाम से आपने सुना होगा,
ये लेफ्ट साइड में होती है एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये क्या करती है, हमारे लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, जो एट्रियम है, जो वेंट्रिकल है, उसको ये ब्लड सप्लाई करती है, स्पेसिफिकली फ्रंट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को और साथ में सेप्टम को। अब सेप्टम क्या है, जो हमारे एट्रियास को, दोनों एट्रियम को और दोनों वेंट्रिकल को आपस में मतलब सेपरेट कर रहे हैं, वो सेप्टम है। तो एट्रिया के बीच में एट्रियल सेप्टम होते हैं और वेंट्रिकल्स के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं। इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप में से किसी ने बाई बर्थ हार्ट डिफेक्ट के बारे में सुना है, तो मोस्टली जो बाई बर्थ हार्ट डिफेक्ट होते हैं वो ज्यादातर, ये जब सेप्टम पूरी तरह से बन नहीं पाते, मतलब दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, जो उनको सेपरेट करते हैं, जब वो पूरी तरह से नहीं बन पाते, उसी को हम हार्ट में, दिल में छेद कह देते हैं। अब दिल में छेद होने से क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छे से नहीं मिलते। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या ये जो दिल में छेद है ये अपने आप से ठीक हो जाता है, तो उस पर डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अगर आपका जो एट्रियम ऊपर वाले चैम्बर्स के बीच में जो सेप्टम है, उसमें अगर जो छेद है वो 5 mm से कम का है, तो ज्यादातर ये देखा जाता है कि 3 से 4 साल की एज में तक वो छेद जो है खुद से भर जाता है। अगर उससे ज्यादा साइज है तो फिर वो खुद से नहीं भर पाता बहुत बार। उसके अलावा जो वेंट्रिकुलर है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो सेप्टम है, उस वेंट्रिकल के बीच में, दोनों वेंट्रिकल नीचे वाले जो चैम्बर हैं उनके बीच में जो सेप्टम है, उनको जो सेपरेट करने वाली जो वॉल रहती है, अगर उसके बीच में छेद है, वो पूरी तरह से नहीं बन पाया है, तो अगर वो 3 सेंटीमीटर से कम का है, तो 1 से 2 साल के बीच में खुद ही बॉडी कई बार उसको भर देती है। अगर वो 3 mm से अगर वो कम है, तो बॉडी उसको खुद भर देती है। नहीं तो अगर वो 3 mm से ज्यादा का है, तो बहुत बार सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ता है, या फिर वो खुद से नहीं भर पाता। तो अभी हम बात कर रहे थे पहले ब्लॉकेज की। हमने सबसे पहले एक आर्टरी की बात की, जिसको आपने अपनी रिपोर्ट में एलएडी भी देखा होगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ज्यादातर जो हार्ट ब्लॉकेज के केसेस आते हैं वो 70% एलएडी में ही ब्लॉकेज होती है, तो आपको अपनी एलएडी जो आर्टरी है उसका ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। तो इस आर्टरी, ये आर्टरी कहाँ पे कर रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की फ्रंट साइड जो होती है उसको। आर्टरीज का काम होता है शरीर तक खून पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड खून पहुंचाना, तो हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रही है ये आर्टरीज, ताकि हमारा हार्ट काम करता रहे। अब अगर ब्लड की सप्लाई वहां पे रुक जाएगी, किसी एक अंग में रुक जाएगी जहां तक खून पहुंच रहा है, तो वो अंग अपना काम नहीं कर पाएगा। और मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर होता है, जिसका काम सबसे ज्यादा होता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ सप्लाई रुक रही है, तो इससे आगे चल के हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आज के वेबिनार में हम मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, इन सब की भी बात करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस रहता है, ये डिसीजेस एक दूसरे से किस तरह से सेपरेट होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका कंफ्यूजन रहता है। तो पहली आर्टरी हमने समझी। दूसरी जो आर्टरी रहती है वो आप अपनी रिपोर्ट में देखते होंगे, LCX लिखा होता है जिसमें, जो कि लेफ्ट साइड में ही होती है। लेफ्ट साइड की ये सरकमफ्लेक्स आर्टरी होती है, ये आपको सप्लाई करेगी लेफ्ट एट्रियम, मतलब हार्ट का जो ऊपर वाला चैम्बर है, लेफ्ट साइड में है, ऊपर वाला चैम्बर है, उसको ये सप्लाई करती है, और साथ साथ में लेफ्ट वेंट्रिकल को भी ये सप्लाई करती है। तो जो आर्टरीज होती है वो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक चैम्बर को सप्लाई करती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स को या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर सकती हैं, बट सबसे मेजर जो है वो हमारी वो LAD आर्टरी है। उसके बाद आगे हमारी LCA, ये भी आप अपनी रिपोर्ट में, RCA, ये भी आप अपनी रिपोर्ट में देखते होंगे, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो राइट साइड ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। अब आप LL2 पहले हमने पढ़ी या समझी, वो आप समझ लो कि वो मेजरली हमारे लेफ्ट साइड के हार्ट को सप्लाई करती है, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो ज्यादा फंक्शन करता है। और जो आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी है उसकी और भी ब्रांचेस होती हैं, उसकी एक पोस्टीरियर ब्रांच भी होती है, और उसका काम होता है हमारे राइट साइड के हार्ट को सप्लाई करने का। तो अगर उसमें ब्लॉकेज होती है तो उसकी वजह से अरिथमिया या फिर मायोकार्डियल इंफेक्शन हो सकता है। अरिथमिया का मतलब हुआ जब हमारा हार्ट हमेशा बीट करता है, तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो ज्यादा हो जाए या फिर कम हो
जाए या फिर हमारी हार्ट बीट बीच में स्किप कर रही है, तो उन सब चीज को, अबनॉर्मल हार्ट बीट को हम कहते हैं अरिदमिया। तो अगर किसी की भी हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है तो उसकी वजह से अरिदमिया हो सकता है। या फिर दूसरी चीज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो आपने अपनी रिपोर्ट में, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, एमआई देखा होगा कि प्रीवियस एमआई आ रखा है या फिर एमआई आने के चांसेस हैं। तो एमआई का मतलब मायोकार्डियल, मायोकार्डियल में से मायोकार्डियम अगर आप उठाएं उसका मतलब होता है हार्ट की मसल, हार्ट की मसल को ही मायोकार्डियम हम कहते हैं। दूसरा इंफाक्शन, जब टिश्यू डैमेज हो जाना, तो हार्ट की तरफ, जब हार्ट के किसी ऑर्गन तक, किसी मसल तक जब अच्छे से खून ना पहुंचे, उसकी वजह से वहां का टिश्यू जो है वो अपना काम करना कम कर दे, वो टिश्यू डैमेज हो जाए, तो उसको हम मायोकार्डियल इंफाक्शन करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, आगे चल के इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। अब हम मायोकार्डाइटिस, हमने बात करी हार्ट के मसल्स की, थोड़ा सा हमने उसके बारे में समझा कि मायोकार्डियम जो है वो हार्ट की मसल है। अब अगर हार्ट की मसल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं ये भी हम समझ लेते हैं। पहला है मायोकार्डाइटिस, जिसमें इंफेक्शन की वजह से आपकी हार्ट की मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है। दूसरा है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी वही कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताई, जिसमें हार्ट की मसल्स जो है वो कमजोर हो जाती है। कमजोर किस वजह से हो रही है, जब हार्ट तक पूरी तरह से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से हार्ट की मसल कमजोर हो जाती है, आगे जाके हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं इसकी वजह से, सॉरी, हार्ट फेलियर के चांसेस इसकी वजह से रहते हैं। उसके अलावा हमने, हाँ, वेल्व की बात रह गई। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जो चैम्बर हैं हार्ट के, जो छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, उनमें खून एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में रास्ते या दरवाजे होते हैं। अब ये दरवाजों का काम होता है कि वो इस तरह से रहते हैं, इसमें कप कस्प होते हैं, और वो खून को एक तरह ले जाएंगे, दूसरी तरफ के लिए वो बंद हो जाता है, दूसरी तरफ बैक फ्लो नहीं होने देता, ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ जो खून का सप्लाई है वो जाता रहे। पर अगर किसी वजह से इन वेल्व्स में प्रॉब्लम आ जाए, जिसको आप सबको शायद पता ही होगा, अगर आपके घर में किसी को हार्ट डिसीज है तो आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, जिसमें हम वेल्वर स्टेनोसिस और वेल्वर रिगर्जिटेशन, या फिर बहुत ही लेटर स्टेजेस में या थोड़ी और डेंजरस हो जाती है, जिसमें वेल्वर प्रोलैप्स भी हो जाता है, मतलब वेल्व का स्टेनोसिस होना। स्टेनोसिस में वेल्व जो है वो हार्ड हो जाते हैं, तो पूरी तरह से खुल नहीं पाते। ठीक है। अब हमने दो वेल्व मेजरली पढ़े, एक था जो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ, लेफ्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, उसको सप्लाई करने में, उसको हेल्प कर रहा है वहां से ब्लड ले जाने के लिए, जो हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व है। अगर ट्राइकस्पिड वेल्व में प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा, अब पूरी तरह से ब्लड वो जाने नहीं देगा, क्योंकि वो हार्ड हो गया है, स्टेनोसिस की वजह से, टिश्यू डैमेज की वजह से वो हार्ड हो गया, उसमें हार्डनिंग हो गई है। दूसरी कंडीशन होती है, जब ये प्रॉब्लम बढ़ती जाए तो रिगर्जिटेशन होनी शुरू हो जाती है, अब ये वेल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो पाते। जब पूरी तरह से बंद नहीं होंगे तो क्या होगा, खून एक तरफ से दूसरी तरफ गया, लेकिन वापस से, जैसे, क्योंकि हार्ट में ना इस तरह की एक्टिविटी होती रहती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ था, ताकि ब्लड वहां से आगे की तरफ जाए, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी और ये दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होगा, तो क्या होगा, वापस से बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा ब्लड, तो हमारी बॉडी को अगेन पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हार्ट का काम क्या है, हमारे पूरे बॉडी तक, हमारे बॉडी के हर एक अंग तक खून को पहुंचाना, क्योंकि खून में ऑक्सीजन होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। ठीक है। तो ये हमने वेल्व के बारे में समझा कि वेल्व में स्टेनोसिस हो सकती है, रिगर्जिटेशन हो सकती है, और प्रोलैप्स। प्रोलैप्स का मतलब होता है जहां पे एक फ्लैप जो होता है हमारे वेल्व का, वो पूरी तरह से लूज ही हो जाता है, वो पूरी तरह से एक तरफ को बेंड ही हो जाता है, मतलब एक तरह से बहुत ही एडवांस स्टेज होगी, उसमें वापस से रिवर्सल होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने कोशिश करना है कि जब स्टेनोसिस शुरुआत हो, वेल्व स्टेनोसिस की शुरुआत हो, उसी समय आप ट्रीटमेंट लेके अपनी बॉडी को वापस से सही करें। अब ट्रीटमेंट कैसे होता है, अगर वेल्व किसी का खराब होना शुरू हो गया है, स्टेनोसिस होनी शुरू हो गई, तो हमें रिजुविनेशन की जरूरत है। हमारा पूरा शरीर, पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी है, कोशिका से बनी है, कोशिकाएं रिजुविनेट करती रहती है, नई बनती रहती है। जब आपकी बॉडी में किसी जगह पे कोई हार्म हुआ, कोई डैमेज हुआ, जहां पे कोई चीज खराब हो रही है, कोशिका से आगे चल के टिश्यू बन रहा है, तो टिश्यू जहां पे डैमेज हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारी सेल जो है वो रिजुविनेशन की कैपेसिटी खो चुकी है, वो रिजुविनेट नहीं हो पा रही है। तो वहां पे हमने रेजुविनेशन को बढ़ाने के लिए हम हर्बल औषधियां या फिर पंचकर्मा का सहारा लेते हैं, क्योंकि पंचकर्मा ही एक ऐसी चीज है जिसमें
आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को हम पूरी तरह से निकाल के बॉडी की जो धातु है, अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो वहां पे 12 सिस्टम होते हैं बॉडी के, जिससे बॉडी बनी है हमारी। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद पूरा का पूरा धातु के कॉन्सेप्ट पे बेस है। मतलब हमने जो भी चीज खाई, जो भी हमारे शरीर में गई, वो रस बना, पाचक रस। रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्ज, शुक्र, ये सारी धातुएं जब हमारे शरीर के अंदर बन रही हैं, यही हमारा पूरा बॉडी इसने बनाया हुआ है। तो अगर हम सारी धातुओं को रिफॉर्म कर पाए तो हमारी बॉडी में सारी की सारी सेल जो है वो रिजुविनेट होनी शुरू हो जाती है, नई सेल बननी शुरू हो जाती हैं। तो आप पंचकर्मा का सहारा ऐसे केस में ले सकते हो। और कोशिश करना है जब भी किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम आए, शुरुआती स्टेज में ही आपने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी का सहारा लेना है, क्योंकि जब लेटेस्ट स्टेजेस हो जाती है, एक बार प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो सिम्टम भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिम्टम सिवियरिटी मतलब लक्षण की सिवियरिटी हमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर भी इतना पेशेंस नहीं रहता कि आप धीरे धीरे अपना ट्रीटमेंट करवा सको। तो आपको चाहिए होता है कि एकदम से इमरजेंसी मैनेजमेंट आपको चाहिए, या फिर एकदम से आपको जो सिम्टम, जो लक्षण आपको आ रहे हैं उनमें एकदम से आपको रिलीफ चाहिए। तो वहां पे एकदम से एलोपैथी की तरफ लोग भाग जाते हैं। अब जब हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, ये आप सबको पता है। बहुत सारी ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन भी है, जैसे आपने स्टेटिन का नाम सुना होगा। अगर आप कोई भी गोली खा रहे हैं हार्ट के लिए, ब्लड थिनर जिनको हम कहते हैं, खून पतला करने वाली, तो उनमें स्टेटिन रहते हैं। अब ये स्टेटिन CoQ10 को भी कम करती है। एक तरफ से ये हार्ट को सपोर्ट कर रही है खून को पतला करके, आप जो समझ रहे हो या हम जो समझते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको समझें तो वो हमारे हार्ट के अंदर, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है ना, हमारे हार्ट के अंदर एक फैक्टर होता है CoQ10। ये CoQ10 एंजाइम को भी कम कर देता है, फैक्टर को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से ये CoQ10 का काम होता है हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को सपोर्ट करना। मतलब हमारे शरीर की मसल अच्छे से काम कर रही है अगर हमारी बॉडी के अंदर CoQ10 सही है। अब हमको पता है कि हार्ट सबसे बड़ा मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब पूरा मसल ही है, प्योर मसल। तो जब CoQ10 कम होगा शरीर के अंदर तो बाय डिफॉल्ट हमारा हार्ट का फंक्शन, हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, और हार्ट भी अच्छे से काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी दवाई आप खा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कितने समय तक वो दवाई खाओगे आप, तो आपकी बॉडी के लिए कोई हार्म नहीं है। आपने 3 महीने 6 महीने कंटिन्यूअसली वो दवाई खाई तो आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू कर देगी। सबसे बड़ी बात, ब्लड थिनर लेने की जरूरत बहुत बार नहीं रहती है एक इंसान को, अगर हम अपना लाइफस्टाइल सही करें तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आपने कोई भी मेडिसिन खुद से नहीं छोड़नी है, मैं आपको इस चीज के लिए नहीं बोल रही हूँ। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे क्लिनिक्स हैं, या फिर VOPD का फैसिलिटी है जहां पे डॉक्टर 101 आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपकी बॉडी को समझ के, कितने समय से आपने मेडिसिन खाई है, कितनी डिपेंडेंसी है मेडिसिन की, वो सब चीजें समझ के कि कब आपकी दवाइयां हम छुड़वा सकते हैं, अपने हिसाब से दवाइयां छुड़ाएंगे। और उसके साथ में हम अपनी मेडिसिन भी शुरू कराएंगे, जैसे हल्दी है, गार्लिक है, जिंजर है, सारे ब्लड थिनर का काम करते हैं। ये चीजें तो आप घर पे ले ही सकते हो, मतलब लहसुन है, अदरक है, कच्ची हल्दी भी आप ले सकते हो। तो ये सारे ब्लड थिनर का काम करते हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो थ्रोम्बोस, मतलब जो ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाता है ना, थक्का बन जाता है, उसको तोड़ने का भी काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्लड को, क्लॉट को तोड़ने वाली भी मेडिसिन लेते हैं। हम समझते हैं पहले कि कौन कौन सी मेडिसिन की आपको जरूरत है। जरूरी नहीं है कि एलोपैथिक मेडिसिन हमने एकदम से बंद कर देनी है या हमेशा के लिए बंद कर देनी है। कुछ केसेस में एलोपैथिक मेडिसिन भी चलती है, पर आपको वो कैसे पता चलेगा, जब आप हमसे 101 कंसल्ट करेंगे। अब आप सब लोग के जितने भी लोग बात करना चाहते हैं डॉक्टर से या फिर अपनी कंसल्टेशन करना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल सकते हैं। हमारी टीम सामने बैठी हुई है, वो आपका नंबर नोट डाउन करेगी और हमारी टीम को, डॉक्टर्स की टीम को आगे भेज देगी जो वीडियो कंसल्टेशन करते हैं। तो वहां पे पूरा का पूरा आपका केस स्टडी करके हम उसके हिसाब से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकते हैं। दूसरी चीज, आप सब लोग ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, 7710371037। इस पे हमारे पास कॉल का फैसिलिटी भी है, इस पे व्हाट्सएप का फैसिलिटी भी है। आप, हम चैट बॉक्स में भी ये नंबर डाल रहे हैं, आप वहां से भी लिख सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नंबर नोट डाउन कर सकते हो। अब आप हमें कॉल करोगे, वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगी कॉल करने की जगह आप हमें व्हाट्सएप करें। कॉलिंग के टाइम पे क्या होता है, 2 या 3 लोग साथ में कॉल करना शुरू कर देते हैं तो कॉल बिजी चला जाता है, तो हम तक आपका नंबर नहीं पहुंच पाएगा, हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप पे आप बहुत इजीली अपनी प्रॉब्लम हमें समझा भी सकते हैं, जिससे हमारी कम्युनिकेशन और इजी हो जाएगी। तो आपने हमें व्हाट्सएप पे 3 चीजें भेजनी होती है। पहला, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका एक छोटा सा वॉइस नोट, 1 से 3 मिनट का, जैसे मुझे इतने समय से प्रॉब्लम है, अभी मैं ये दवाई ले चुका हूं,
हूँ, आपने कोई सर्जरी कराई है तो ये सर्जरी करवा चुका हूँ, मुझे अभी के समय में ये सिम्पटम है, ठीक है? ये छोटा-सा एक वॉइस नोट आपका हो जाएगा। दूसरी आपकी जीभ की फोटो हमें चाहिए होती है। आयुर्वेद में हम रिपोर्ट देख के या फिर आपके सिम्पटम के हिसाब से ही ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। आयुर्वेद में बॉडी को स्टडी किया जाता है ताकि हमें ये समझ में आए कि आपको प्रॉब्लम है तो पर किस वजह से हुई थी। जब हम आपकी प्रॉब्लम के ऊपर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर भी काम करते हैं और साथ-साथ में जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हुई थी उसके ऊपर भी काम करते हैं, तो आपको आगे चल के और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम होते हैं और पूरी तरह से तभी आपकी डिसीज रिवर्स हो सकती है। ऐसे रिवर्सल नहीं होता है सिर्फ सिम्पटम बेस पे अगर हम काम करेंगे। तो एक आपने जीभ की फोटो भेजनी है, जीभ की फोटो से हम एनालाइज करते हैं कि आपका बॉडी टाइप किस तरह का है या आपकी बॉडी में कौन-सा दोष जो है वो बिगड़ा हुआ है या फिर कहीं आपकी बॉडी में सिर्फ टॉक्सिन्स की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या फिर आपका डाइजेशन खराब तो नहीं है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर हमारा डाइजेशन खराब रहता है, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम आई, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा कैसे? हमारे लिवर का काम होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन का काम होता है हमारे खून के अंदर, वो डिसाइड करता है कि कितना कोलेस्ट्रॉल आपका जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने का, मैनेज करने का काम करता है लिवर। तो ऐसे लोग जिनका लिवर डैमेज हो जाता है या जिनका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उनकी बॉडी में डिस्लिपिडीमिया होना शुरू हो जाता है। डिस्लिपिडीमिया मतलब अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होना शुरू हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आगे चल के प्रॉब्लम आती है। वैसे मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे फॉल्टी नहीं है, बहुत सारे केस में कोलेस्ट्रॉल फॉल्टी होता ही नहीं है। अगर आपकी आर्टरीज, अगर आपकी ब्लड वेसल नसें जो है वो अंदर से पूरी तरह से नॉर्मल है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल कभी चिपकता नहीं है हमारे ब्लड वेसल में। वो कब चिपकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मैं आपको वो पूरा चीज बताऊंगी कि मोस्टली हार्ट डिसीज होने के ज्यादा चांसेस किन लोगों को होते हैं या ब्लॉकेज होने के ज्यादा चांसेस किन लोगों को होते हैं। तो हमें 3 चीजें चाहिए थी आपसे, एक जीभ की फोटो, एक वॉइस नोट और एक आपकी रिपोर्ट। अगर आपने हाल-फिलहाल में पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में कोई टेस्ट करवा रखे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करवा रखे हैं, वो रिपोर्ट्स आप हमें भेज देंगे। तो हमें एक छोटा-सा केस रिपोर्ट आपका मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हम उन डॉक्टर के पास आपका केस देंगे, अपने जो वीडियो कंसल्टेशन हमारे करते हैं, जिन्होंने पहले से आपकी जो प्रॉब्लम है, उस तरह के केसेस ले रखे हैं, उनका उसमें हाथ अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपके लिए और हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी पुरानी रिपोर्ट्स है या जो आपकी ब्रीफ हिस्ट्री है, वो वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से आपसे पूछेंगे सारी चीजें, उसके बाद आपका केस बनाएंगे या फिर सीधे आपको हम क्लिनिक भेजेंगे। क्लिनिक में 1-on-1 जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, वहां पे आपका केस लेके पूरी हिस्ट्री समझेंगे या फिर हॉस्पिटल बुलाएंगे अगर हमें लगता है कि आपको सीधे पंचकर्मा की जरूरत है या फिर प्रॉपर थेरेपीज के साथ में ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। हम अपने हॉस्पिटल में डाइट भी समझाते हैं, क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है। बाहर से कुछ नहीं खा पाओगे, इनकेस आप हमारे हॉस्पिटल में आते हो, वहीं पे हम आपको बना के खाना देंगे। इवन जो खाना होता है वो आपके बॉडी वेट के हिसाब से भी होता है। डिफरेंट डिफरेंट इंसान के लिए डिफरेंट डिफरेंट खाना होता है, तो आपको बॉडी वेट के हिसाब से खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा वो भी मैं आपको आज बताऊंगी। सो बेसिकली हमने आर्टरीज में जो प्रॉब्लम होती है वो चीज समझी, हमारे मसल्स में, हार्ट की मसल में प्रॉब्लम होती है वो चीज समझी हमने, हार्ट के चैम्बर्स हमारे 4 चैम्बर होते हैं वो चीज समझी, हमारे हार्ट के 4 वेल्व्स हैं वो भी चीज हमने समझी, वेल्व में क्या प्रॉब्लम आती है वो भी हमने समझ लिया। लेकिन अब हमारा हार्ट जो है वो काम कैसे करता है इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि जब किसी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो उसको लगता है कि सिर्फ ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम आई है, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा ब्लॉकेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, ब्लॉकेज एक बहुत ही मेजर फैक्टर है, लेकिन उसके बाद सेकंड मेजर जो फैक्टर है जिसमें अरिदमिया होता है ज्यादातर लोगों को, उसमें हमारा जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके फेल होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। अब आप ये समझो कि हार्ट काम कैसे कर रहा है। हार्ट एक पंप है, पंप का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, हार्ट तक, आप हमारे बॉडी बॉडी पार्ट तक खून पहुंचाना। लेकिन हार्ट के ये चैम्बर एक दूसरे के साथ अलाइन होके अच्छे से काम कैसे कर पा रहे हैं? हमारे हार्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है पूरा और एक कंडक्शन पाथवे है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब हमारे एक तरह से आप समझो कि करंट बनता है हमारे हार्ट के अंदर। वो करंट बनना और उस करंट का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना और उसकी वजह से हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना, हार्ट के चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन होना, ये सब चीजें पूरी अलाइंड है। जैसे ही ये सिस्टम, अगर जहां से करंट बन रहा है वहां
करंट ना बन पाए अच्छे से तब भी प्रॉब्लम आती है। अगर जो कंडक्शन वाला सिस्टम है, जो पैथवे है, मतलब एक जगह जहां पे करंट बना वहां से दूसरी जगह जो ले जाने वाला सिस्टम है उसमें फेलियर हो गया, तभी भी प्रॉब्लम आती है। तो हार्ट अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, और उसका काम क्या है, कॉन्ट्रेक्शन करके ब्लड फ्लो हमारे बॉडी तक खून को पहुंचाना। तो खून नहीं पहुंचेगा तो जिस ऑर्गन तक खून नहीं पहुंचता है वो ऑर्गन हमारा डेड हो जाता है, हमारे ब्रेन तक खून नहीं पहुंचेगा, हमारा ब्रेन डेड हो जाएगा। राइट। तो ये चीज समझना, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे, ऑल्दो आपको पूरी तरह से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले हमारे हार्ट में सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है वो कहाँ पे बनता है, वो बनता है हमारे एसए नोड में। साइनो एट्रियल नोड इसको हम कहते हैं। एट्रियम आपने समझा, 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर में फर्स्ट हमने राइट एट्रियम पढ़ा था। राइट एट्रियम के ऊपर ये एक छोटा सा जगह होती है जहां से ये नोड होता है, जहां से हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रिक इंपल्स या फिर हम करंट कह सकते हैं, सिग्नल कह सकते हैं, वो जेनरेट होता है। ठीक है, वो जेनरेट होता है। उसके बाद एसए नोड में जेनरेट हुआ। अब एसए नोड डिसाइड करती है, एक जो करंट जनरेट होता है उससे हमारी एक हार्ट बीट बनती है। तो एसए नोड डिसाइड करता है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो 60 से 100 होनी चाहिए। जो नॉर्मल हार्ट बीट है ना हमारी, वो 60 से 100 के बीच में होती है। तो ये एसए नोड के हिसाब से होती है। अगर एसए नोड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो हार्ट बीट हमारी कम हो जाएगी, 60 से कम हो जाएगी तो ब्रेडिकार्डिया में हम चले जाएंगे। उस समय पेसमेकर वगैरह की जरूरत होती है। अगर ज्यादा हो जाती है, 100 से ज्यादा हो जाती है, तो हम टेकिकार्डिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एसए नोड में पहला करंट हमारा जनरेट हुआ। उसके बाद हमारा एट्रियल कंडक्शन पाथवे होता है जो एट्रियम की तरफ लेके जाता है उन सिग्नल्स को, जिसकी वजह से हमारे दोनों एट्रिया, ऊपर के दोनों चैम्बर हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऊपर के चैम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, ऊपर के चैम्बर से वेंट्रिकल्स में वो ब्लड लेके जाएंगे। इसी की वजह से हमारे चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसी की वजह से हमारा ब्लड जो है वो वेंट्रिकल की तरफ जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा होता है एवी नोड। पहले हमने समझा, पहला है एसए नोड, उसके बाद है एवी नोड। राइट एट्रियम के नीचे जो है वो हमारा एवी नोड होता है। एवी नोड का काम क्या है, जो एसए नोड ने सिग्नल जनरेट किया उस सिग्नल को थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब मिली सेकंड्स के लिए कम कर देता है। 0.1 सेकंड के लिए ये डिले कर देता है। डिले क्यों करता है, ताकि हमारे जो वेंट्रिकल हैं उनमें अच्छे से ब्लड जो है वो फिल हो पाए। ठीक है, तो इसने उसको डिले किया। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आया बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या करता है, हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वहां तक लेके जाता है। ये पाथवे है, बंडल ऑफ हिस जो है वो पाथवे है, हमारे दोनों वेंट्रिकल्स तक ये लेके जाएगा उस सिग्नल को। उसके बाद हमारा लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच होती है। बंडल ऑफ हिस के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है वो लेफ्ट साइड के हमारे वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है, और राइट बंडल ब्रांच राइट साइड के वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। तो ये सप्लाई क्या कर रहे हैं, सिग्नल सप्लाई कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वेंट्रिकल को ये सिग्नल मिलता है कि अब उसने काम करना है, कॉन्ट्रैक्शन करनी है, उसने सिकुड़ जाना है। जब वो सिकुड़ेगा तभी वहां से खून बाहर की तरफ को निकलेगा पुश होके, चाहे हमारे बॉडी तक जाएगा या फिर लंग्स तक जाएगा। तो हमारा राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स तक पहुंचाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। अब वेंट्रिकल्स के अंदर भी एक छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स, ये फाइबर्स होते हैं वॉल के ऊपर, वेंट्रिकल्स की वॉल के ऊपर, जो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ये पूरा हमारा सिग्नलिंग पैथवे हो गया, यह पूरा हमारा जहां पे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस सिग्नल्स जनरेट हुए और पाथवे पूरा जिन्होंने लेके गए वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। तो इन्हीं पाथवेज में जब प्रॉब्लम आती है तो हमें दिक्कत आती है। अब जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है या सिस्टम आपकी बॉडी का खराब होगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, दो तीन चीजें हम इस पे भी स्टडी कर लेते हैं। पहला आपको मैंने बता दिया था, अरिदमिया। अरिदमिया का मतलब है इररेगुलर हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट एक दग 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 ऐसे चल रही है, उसकी जगह पे इररेगुलर हो जाना, मतलब आपकी 60 से कम हो गई है हार्ट बीट तो ब्रेडिकार्डिया में चला गया। 100 से भी ऊपर जा रही है, आप बैठे हुए हो, आप लेटे हुए आराम कर रहे हो, बट आपकी हार्ट बीट जो है वो 100 से ऊपर जा रही है, उसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं, वो भी अरिदमिया का एक टाइप है। उसके अलावा हार्ट बीट का स्किप हो जाना, मतलब एक बीट आ रही है उसके बाद बीच में एक बीट जो है वो स्किप कर जा रही है, ये सारे अरिदमिया की वजह से होते हैं। इसके बाद हमारा है ब्रेडिकार्डिया समझ लिया, टेकिकार्डिया समझ लिया, हार्ट ब्लॉक।
हार्ट ब्लॉक का मतलब होता है जहां पे सिग्नल जो है वो एवी नोड में और बंडल ब्रांच में अच्छे से नहीं पहुंच पाए, उसकी वजह से हमारा हार्ट काम नहीं कर पाएगा, हार्ट में ब्लॉक हो गया, सिग्नल्स का ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से हमारा हार्ट जो है पूरी तरह से ब्लड को जो है पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड को पहुंचा नहीं पाएगा जहां तक उसने पहुंचाना है। जो वेंट्रिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल था, वो लंग्स तक नहीं पहुंचा पाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल था वो बॉडी तक नहीं पहुंचा पाएगा ब्लड को। ठीक है, इसके अलावा होती है एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन अगर आप समझे, फिब्रिलेशन का मतलब है फ्लटर, एक तरह से मतलब कंपन। तो अगर हमारे राइट एट्रियम में, अगर हमारे एट्रिया में कंपन होनी शुरू हो जाए तो उसकी वजह से हमें एकदम से धड़कन हमारी बढ़नी, या फिर हमें एकदम से घबराहट होनी शुरू हो जाती है, या फिर हमारे वेंट्रिकल में फिब्रिलेशन होनी शुरू हो जाए। अब ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे एट्रिया में फिब्रिलेशन होती है तो फिर भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हमारे वेंट्रिकल में फिब्रिलेशन होती है तो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। वेंट्रल फिब्रिलेशन एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्योंकि वेंट्रिकल का काम क्या था, आपके मेजर लंग्स तक ब्लड को ले जाना और हमारी बॉडी तक। बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर फिब्रिलेशन होती है तो हमारी बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ये सिर्फ एक तरह से फंबल करना शुरू कर देता है, खून नहीं पहुंचा रहा है, कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर रहा है अच्छे से, सिर्फ हमें लग रहा है कि कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, बट उसको बहुत मुश्किल हो रही है कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो एक अलग सी रिदम बननी शुरू हो जाती है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल की ट्विचिंग होनी शुरू हो जाती है, मसल ट्विच जैसे होता है ना, बाहर हम देखते हैं उसी तरह से अंदर मसल ट्विचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आपने बेसिकली हार्ट का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कि वो कैसे कैसे काम करता है वो चीज समझी। अब आज के वेबिनार में हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो आपने हैंड रेज करना है, जैसे आप हैंड रेज करोगे तो आपको हम आपका नाम लेंगे, यहाँ से आपको परमिशन दिया जाएगा माइक अनम्यूट करने का, जैसे ही माइक अनम्यूट करोगे आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी और फिर अपना सवाल पूछ पाएंगे। बच्चे कौन है? आर्यन। आर्यन जी, आपको हमने परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, आई कैन सी आपने हैंड रेज किया है, माइक अनम्यूट करके आप बात कर पाएंगे। दूसरा कौन है? आर्यन जी, ब्रिजेश जी, आपको भी परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, माइक अनम्यूट आप अपने तरफ से ही कर पाएंगे। किन्होंने किया है? ब्रिजेश जी ने। जी ब्रिजेश जी, आई कैन सी आपने माइक अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मेरी बॉडी बहुत ज्यादा हीट रहती है ओके। और गर्मी में जाने पर थोड़े दाने हो जाते हैं और दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है। दिल की बॉडी धड़कन तेज हो जाती है। जी, बॉडी में घबराहट बेचैनी हो जाती है और पसीना मेरे निकलता चेहरे में जगह जगह निकलता है, लेकिन बूंद नहीं बन पाती है, नमक बन जाता अच्छा ठीक, तुरंत। ठीक है, ये कितने समय से आप फील कर रहे हो? 2012 से। 2012 से? कोई अभी तक आपने इन्वेस्टिगेशन करवाया है? जी बहुत कराया मैम। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया ना? रिपोर्ट नॉर्मल आती है। नॉर्मल आती है, यस। तो ये बेसिकली हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आप बता रहे हो सिम्टम वो हार्ट का नहीं है, लेकिन एंजाइटी से रिलेटेड हो सकता है, तो हमें समझना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली हीट में ही होता है, जब आप गर्मी में जाते हो तभी होता है? जी मैम, गर्मी में ही होता है, बाकी मुझे पूरी एनर्जी रहती है सर्दी में, और हाँ, गर्मी में एनर्जी लो हो जाती है। ठीक है। सो अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयुर्वेदा में वात पित्त कफ ये तीन दोषास का कॉन्सेप्ट है, कि हमारी बॉडी के अंदर वात मतलब एयर, पित्त मतलब अग्नि, या फिर हीट, या फिर कफ, कफ का मतलब है फ्लूइड जितना भी हमारे बॉडी के अंदर रहता है। तो जब भी किसी भी इंसान के अंदर पित्त बढ़ जाता है जरूरत से ज्यादा, मान लीजिए मेरी प्रकृति पहले से पित्तज है, तो हमारे जो तीन दोष होते हैं उन्हीं तीन दोष के हिसाब से जो मेरा दोष ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगा वो मेरी प्रकृति बन जाएगी। मान लीजिए पित्त प्रकृति है पहले से, और मैं पित्त चीजें खा रहा हूं और ज्यादा अपनी डाइट के अंदर, या कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूं जिसकी वजह से पित्त मेरा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ इतना सा समझने की जरूरत है कि आपका बॉडी टाइप किस तरह का है। अगर मैंने आपका बॉडी टाइप समझ लिया और आपके पित्त को शमन कर दिया, पित्त को कम कर दिया, तो आपको इस तरह के सिम्टम्स आने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जीभ की फोटो मुझे चाहिए होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके घर के नजदीक हमारा कोई भी सेंटर है, आपने वहां जाके अपना एक बार नाड़ी परीक्षण कराना है। जब हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, नाड़ी की 7 लेयर्स होती हैं, उसमें हम पूरा समझ सकते हैं कि आपका कौन सा दोष जो है वो एग्रेवेट हो रखा है, या फिर आपकी बॉडी की बेसिक प्रकृति कौन सी है, उसके हिसाब से फिर हम आपको गाइड करेंगे। जी मैम, मुझे एक बात और कहना था। जी। मैं आपके हॉस्पिटल गया था मेरठ, ठीक है। मुरादनगर। हाँ। 1 मंथ का दवाई दे दिया, लेकिन इतना महंगा भी दवाई है कि अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई गरीब आदमी।
कोई बात नहीं, ज़रूर कई बार ना दवाई की ज़रूरत भी नहीं होती है। आपने सिर्फ़ कोशिश ये करनी है कि जिस समय हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, उस समय जाना है और आराम से पहले अपना नाड़ी परीक्षण कराना है। हमें प्रॉब्लम को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, दवाई से भी ज़्यादा। ठीक है? नहीं बहुत सारी मैम, चीज़ें। मैंने दिखाया, हाँ। डॉक्टर नेहा ठाकुर को दिखाया मैंने, 500 रुपये फीस देकर दिखाया है, दवाई दिया उन्होंने 15,000 का। ठीक है, मैं समझ गई। डॉक्टर नेहा ठाकुर शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, कोई बात नहीं, आपकी फाइल निकाल के एक बार पहले हमें पूरी तरह से नाड़ी परीक्षण और जीवा परीक्षण ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। वैसे उन्होंने अगर कर रखा है तो उनको पता होगा कि आपकी प्रकृति कैसी है। बात आती है, अगर देखिए, पैसा जो है ना, ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पित्त जिन लोगों का बढ़ता है, पित्त बढ़ने की वजह से और भी प्रॉब्लम आती है। जब आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलते हैं या फिर एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से मिलते हैं, तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो जब आपकी नाड़ी परीक्षण करता है तो उसको ये भी पता चलता है कि अभी ये प्रॉब्लम है, लेकिन आगे चल के ये प्रॉब्लम सीवियर होके किसी ऑर्गन पे जा सकती है, तो हमें वहीं से उसको बचाना जरूरी होता है। तो जो मैम ठीक ट्रीटमेंट। होने का मेरा हाँ जी। पूछना है कि ठीक हो पाएगी मेरी परेशानी या नहीं हो पाएगी? मैंने आयुर्वेद में भी इलाज करा चुका हूँ, आपके हॉस्पिटल पर विश्वास था मुझे, 1% भी आराम नहीं है, 1 मंथ हो गया दवाई। अरे अभी टाइम लगेगा ना, एकदम से कैसे आराम आ जाएगा? आप मुझे बताओ, आपने बोला कि इतने सालों से आपको प्रॉब्लम है और आप इतने सारे टेस्ट करवा चुके हो, रिपोर्ट में आपके कुछ नहीं आ रहा। वी नीड टाइम। सबसे पहले पित्त को कम करने के लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, पित्त जिनकी बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं ना, उनका ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। पित्त जो लोग होते हैं वो इम्पेशेंट होते हैं, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, उनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, इसीलिए वो अग्रेसिव भी ज्यादा ज्यादा होते हैं, उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है, हर एक इमोशन उनका हाइपर एक्टिव रहेगा। हमें इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट बॉडी ओनली, हमेशा शरीर की बात नहीं होती है, माइंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ये भी हो सकता है कि सिर्फ माइंड की वजह से प्रॉब्लम हो, हमें माइंड के ऊपर काम करना पड़े, तो काउंसलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी जरूरी हो सकती है। आप एक बार अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो, मैं एक बार डॉक्टर नेहा से आपकी फाइल मंगवा लेती हूँ और कुछ चीजें आपको बताती हूँ घर पे आपको क्या क्या चीजें करनी है और कैसे अपने ब्रेन को भी काम डाउन करना है। आप कोई भी आयुर्वेदा की बुक उठा के देख लो, जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उनके इमोशनल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। जब तक उनका पेशेंस हम नहीं लेके आएंगे या इमोशनल हाइपर सेंसिटिविटी को कंट्रोल मैम नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम ऑटो ठीक नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आया मेरे अंदर, तो ऑटो इम्यून से मेरे पसीने में ऐसा क्यों है कि मेरी कुछ बॉडी में पसीना आता है कुछ नहीं आता है, ऐसा क्यों लॉकिंग सी हो रखी है बॉडी? देखिए देखिए, पसीना के लिए स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल मिलते हैं बॉडी से ही कि अभी आपको स्वेट प्रोड्यूस करना है। वो तो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई स्वेट ग्लैंड हमारे पूरी तरह से ब्लॉक हो रखे हैं, वहां से पसीना बाहर नहीं निकल पा रहा है, इट्स क्वाइट कॉमन, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हमें मेजरली जो काम करना है ना, वो इंटरनल बॉडी के ऊपर करना है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जहां पे एलोपैथी काम नहीं करती, क्योंकि उनको डिसीज समझ में नहीं आती, हम बॉडी को समझते हैं। तभी तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि नाड़ी परीक्षण एंड जीवा परीक्षण इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे आपके शरीर को समझना है। ये चीजें थोड़ी सी अबनॉर्मल केस में आ जाती हैं। अब रिपोर्ट में आपके कुछ नहीं आ रहा, फिर भी बॉडी में प्रॉब्लम तो हो रही है, इसका मतलब ऑटो कुछ ना इम्यून कुछ। हाँ ऑटो जी। इम्यून डिसऑर्डर बताया था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है आपको? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम बताइए ना मुझे। देर आर 150 काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। वो तो नहीं बताया मैम ने मुझे। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ लिखा होगा, बट आयुर्वेदिक टर्म में लिखा होगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जहां पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी खुद हमारे बॉडी के अंगों पे या फिर सेल्स पे अटैक हाँ करना तो शुरू था, कर। हाँ ठीक है। बताया था, ये बोला था कि आपकी जो बॉडी है आपके खिलाफ लड़ाई कर रही है। हाँ जी, तो वो इसको आयुर्वेद के अंदर हम तब बोलते हैं जहां पे आपका बॉडी में आम बढ़ा होता है। आम समझते हो आप? टॉक्सिन। जैसे कि आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, व्हाट इज इम्यूनिटी? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इम्यूनिटी वो कब काम करती है? जब बाहर से कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है या वायरस अटैक कर रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों पे एक वायरस ने अटैक किया, हमारी बॉडी ने उस वायरस से हराने के लिए, उस वायरस को हराने के लिए हमारी बॉडी का एक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लेकिन अगर किसी केस में किसी इंसान का पेट ठीक नहीं हो फॉर एग्जाम्पल, और पेट ठीक ना होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर वो चीजें चलेगी, जैसे प्लास्टिक है, नैनो हम्म। प्लास्टिक है। प्लास्टिक इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, हमने स्कूल टाइम में पढ़ा था कि ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है। मैंने खा लिया तो पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, खून के अंदर नहीं जाएंगी बेसिकली। लेकिन अब हमने क्या देखा, 2021 में एक स्टडी आई जिसमें पता चला कि नैनो प्लास्टिक हमारे खून के अंदर एंटर होना शुरू कर गया। ये आयुर्वेद बहुत समय से बोल रहा है। आयुर्वेद ये कहता है कि जब भी कोई चीज आपने खाई वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई, या कोई चीज जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं थी, उसमें प्लास्टिक भी आता है, जब वो खून के अंदर पहुंच जाती है और खून
के अंदर जाके किसी भी एक ऑर्गन तक, खून तो एक जरिया है जहां से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचता है। मान लीजिए मेरे हाथ तक पहुंच गया वो नैनोप्लास्टिक या फिर वो टॉक्सिन जो शरीर को नहीं चाहिए था, या फिर अपक्व आहार, मेरी बॉडी को क्या लग रहा है कुछ चीज शरीर के अंदर आई है जिसकी जरूरत नहीं थी, वो उसको बैक्टीरिया या वायरस की तरह ट्रीट करती है, हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होती है और उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब वो मरता नहीं है क्योंकि बैक्टीरिया वायरस नहीं है। बॉडी डिजाइन इस तरह से है कि इम्यूनिटी बैक्टीरिया या वायरस या किसी लिविंग चीज को मारती है। अब वो तो पहले से डेड है, तो बॉडी हमेशा क्या कर रही है, उसके ऊपर अटैक किया जा रही है। उसके ऊपर अटैक करने की वजह से उसके साथ में जहां पे वो इकट्ठा हो रखा है उस जगह पे अटैक हो जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए वो स्वेट ग्लैंड के ऊपर जा रखा है, पहुंच गया है, स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी बॉडी, जिसकी वजह से कुछ ग्लैंड्स काम नहीं करेंगे, हाइपर एक्टिव कर देगी तो ज्यादा काम करेंगे, जिसकी इसको हाइपरहेड्रोसिस भी बोलते हैं। हाइपरहेड्रोसिस होता है जहां पे कुछ हमारे स्वेट ग्लैंड जरूरत से ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा पसीना बनाते हैं। अब आप ये समझो कि अगर प्रॉब्लम आई है टॉक्सिन्स की वजह से, तो हमें डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ेगी ना, टॉक्सिन को बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे तो पर्सनली ये लगता है, मैंने आज तक अपनी प्रैक्टिस में ऐसी चीजें नहीं देखी कि जहां पे किसी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है, उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स है, बिना पंचकर्म के सालों साल लग जाते हैं बॉडी में से बाहर निकालने के लिए। किसका ठीक हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हमने लिख के दिया उनको कि ये डाइट प्लान आपको फॉलो करना है, वो उसके अलावा कोई चीज और फॉलो करता ही नहीं है, बाहर से कुछ खाता ही नहीं है। वो सुबह एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो जूसेस होते हैं, हमारे डिटॉक्स जूसेस होते हैं, वो सारी चीजें अच्छे से फॉलो कर रहा है, उन लोगों को रिजल्ट आएंगे। जो पूरी चीजें अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उनको पंचकर्मा करवाना ही पड़ेगा। पंचकर्मा ही डीप क्लिंजिंग करता है, पंचकर्मा ही हमारे सेल में से मैं टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सर्दियों में क्यों परेशानी नहीं होती जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो मेरे अंदर। हाँ तो तो गर्मी में मुझे अपने पास बैठने नहीं देते लोग। इतना हीट रहता हूँ जैसे एक लोहे के भांति गर्म हो जाता है धूप में पड़ा हुआ टुकड़ा, उस तरह मैं आपने गर्म। शायद, हाँ मैंने शुरू में आपको एक चीज बोली जो पित्त था। पित्त का मतलब है हीट। अगर किसी इंसान की बॉडी में हीट पहले से है तो उनको गर्मियों में पित्त बढ़ जाता है, सीजन के हिसाब से। जैसे सर्दियों में कफ बढ़ जाता है, या फिर ड्राई जो सर्दियां होती है उस समय वात बढ़ जाता है। हमारा बॉडी नेचर का पार्ट है, नेचर में जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी इंपैक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको गर्मियां आती है, गर्मियों के समय में हमें पित्त शमन करने वाली चीजें शुरू करनी पड़ेंगी पहले ही। तो वो हम आपको बताते हैं सब चीजें। अगर आपको डाइट प्लान मिला हुआ है या आपको डाइट प्लान मिलेगा हमारी तरफ से, उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, बट यू हैव टू बी पेशेंट। आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है? नहीं मैम। एज कितनी है आपकी? 27। आप सबसे पहले जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। अभी आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है तो आपका बहुत सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगा। जो आप बोल रहे हो ना कि मेडिसिन आपको महंगी लग रही है, एक्चुअल में हिंदुस्तान में 70% पॉपुलेशन गरीब हो जाती है, अच्छे खासे अमीर लोग भी गरीब हो जाते हैं जब उनको कोई हेल्थ डिसीज आती है। क्योंकि डिसीजेज ना एक जगह पे रुकती नहीं है, अगर हमने उसका सही ट्रीटमेंट नहीं किया वो सीवियर डिसीजेज में कन्वर्ट होती जाती है और बाद में हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी मैम से अपना, एक एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, पंचकर्मा से मुझे रिजल्ट मिलेगा 100% या नहीं, ये आपको बताइए। रिजल्ट मिलेगा, पर पहले प्लीज बी पॉजिटिव। यू हैव टू बी पॉजिटिव। अभी आपकी एज 27 है, इस समय दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है। अगर एक इंसान ठीक हो रहा है, मुझे तो एक ही चीज समझ में आती है, अगर कोई भी एक इंसान ठीक हो सकता है तो सब ठीक हो सकते हैं। बॉडी तो इंटरनली सेम ही है ना हमारी। मैम सेम है लेकिन मैं सबसे अलग लगता हूँ, मुझे तो 140 करोड़ आबादी में मेरे जैसा कोई मिला ही नहीं आज तक। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हो। जो जिस सीट पे हम लोग बैठे होते हैं, जहां पे हम डेली बीमार लोगों को देखते हैं, डेली हमें 20-25 लोग मिलते हैं, तो हमें पता है कि इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं। जो मैंने चीज आपने, आयुर्वेद में, जीवा जो चीज आयुर्वेद में। कि वो अनकॉमन नहीं है, बट आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप चाहे इस चीज को हाँ बोलो या ना बोलो, आपकी पित्तज प्रकृति है, आपके अंदर पेशेंस कम होगी, पेशेंस आपको लेके आनी पड़ेगी। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। तब तक आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होगी, लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, करियर में भी प्रॉब्लम आएगी, स्टडीज में भी प्रॉब्लम आएगी, सब जगह प्रॉब्लम आएगी अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे। इट्स वेरी सब इंपॉर्टेंट। जगह प्रॉब्लम तो है मैम, सर में भी मेरे दर्द रहने लगा 2 साल से, मांसपेशियां, गर्दन की खिंचाव, हड्डियों में फुलन रहने लगी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी पित्त के ऊपर काम करेंगे। और जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, डिटॉक्सिफिकेशन करना और पित्त का शमन करना, ये दो चीजें आप कर लो। सिर्फ ये दो चीजें कर लो, कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम। मैम बाकी जो हेल्थ लक्षण, हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद कब तक इलाज होना शुरू हो जाएगा आपके हॉस्पिटल में? अ, आप एक काम करो, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो और टीपीए लिख दो साथ में, टीपीए डिपार्टमेंट या टीपीए लिख दो। मैं क्या करूंगी, आपका नंबर सीधे हमारे टीपीए डिपार्टमेंट में भेजूंगी, या फिर आपका नंबर लेके आपको नंबर दे दूंगी टीपीए डिपार्टमेंट का। आप उनसे प्रॉपर पूछ लीजिएगा, 2 से 3 महीने का टाइम होता है, उसके अपना पंचकर्मा जो है वो करवा सकते हैं।
जी मैम। ठीक है, और पंचकर्मा करवाना है आपने, बिना पंचकर्मा के नहीं रिजल्ट आएगा। और थोड़ा सा डेली मेडिटेशन करना शुरू करो, पेशेंस बहुत जरूरी है, तभी पित्त आपका कम होगा, नहीं तो पित्त बढ़ता रहेगा। आपने नंबर डाल दिया क्या? डाल दिया मैम, TPA लिख दिया। बच्चे इनका नंबर वो करो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। मुझे ठीक है, बॉडी हीट की वजह से मैंने 30 लाख रुपए लगा दिए आज तक 2012 से। मैं समझ गई, कोई बात नहीं सर, अब अब आपको अब मेरे पैसे बस में लगा। नहीं रहता। अब मतलब सक्षम नहीं हूं मैं अपना इलाज कराने में, इसलिए मुझे महंगा आपको लगने लगा। कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? दुनिया में हर एक चीज हो जाती है, आप 27 साल के हो, इतना टेंशन क्यों लेते हो? मैम घर की हालत खराब हो जाती है इलाज कराते कराते, तब टेंशन मुझे होती है। पता है ये 5 साल चीज। टेंशन नहीं लिया मैंने। अरे अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? मैं डेली पेशेंट को मिलती हूँ, मुझे पता है ये चीज, घर की हालत खराब हो जाती है, लेकिन गलत ट्रीटमेंट लोगे, सही ट्रीटमेंट जब तक नहीं लोगे तब तक हालत खराब ही होएगी, ठीक कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पेशेंस फिर भी रखनी पड़ेगी, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, यू आप हैव टू आप गिव। आप मेरठ हॉस्पिटल में है मैम, कहाँ पर? मैं हमारा जो हेड ऑफिस है जीरकपुर, वहां बैठती हूँ। जनकपुर? जीरकपुर चंडीगढ़ में है। हेड ऑफिस अच्छा हमारी चंडी। संस्था का, शुद्धि का हिम्स का हेड ऑफिस जो है वो जीरकपुर चंडीगढ़ में है। ठीक है, जी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इनके नंबर का? बच्चे एक्सक्यूज मी, स्क्रीनशॉट ले लिया नंबर का? मेरे को भेज दो इनका नंबर, मैं आपका नंबर ले रही हूँ, एक बार मैं आपसे बात भी कर लूंगी, टीपीए डिपार्टमेंट से बात जब आपकी हो जाएगी तो मुझे आप बता दीजिएगा सारी चीजें। और कौन कौन सा आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाने वाले हो वो भी टीपीए डिपार्टमेंट से कंफर्म करके ही करवाना आपने। ठीक है, ओके मैम। और डोंट वरी, टेंशन मत लो, आराम से बैठो और प्राणायाम डेली किया करो। जी थैंक यू मैम। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या नाम है? नेक्स्ट कौन है? मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा, नाम बता दो। कपिल राणा जी, आपको हमने परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। और सबसे पहले कौन से? निरंजन जी, कपिल जी, आपको परमिशन है माइक अनम्यूट। पुष्पेंद्र जी है ना? ठीक है, ओके। आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, जिनके भी मैं नाम ले रही हूँ, अगर आप माइक अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज। निरंजन राइट? निरंजन जी जी आई कैन गुड सी। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी, बताइए। मेरे पिताजी को जैसे अभी 12 साल से शुगर है, और 5 साल पहले एक बार बीपी लो हो गया था, उसके बाद बीपी की भी दवा चलती है। और अभी ठीक है। जब जांच वाच कराया तो पता चला कि उनके आर्टरीज में ये कैल्सिफिकेशन हो गया है, जो कि जी। 1480 है, 1480। और कैल्सिफिकेशन ब्लॉकेज है। पता चला आपको? जी। कैल्सिफिकेशन का कब पता चला? अभी कुछ टाइम पहले मैम, और दवा भी आपके यहाँ से चल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। हमारे यहाँ से दवाई चल रही है, और उसके साथ एलोपैथिक दवाइयाँ भी ले रहे हैं या सिर्फ हमारी मेडिसिन चल रही है? एलोपैथी में बस वो शुगर की दवा चल रही है, बीपी की, और एक खून पतला करने की दवा है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना प्रॉब्लम है। अगर आप जी। शुगर की मेडिसिन लेते रहोगे और आप बीपी की मेडिसिन अपनी लेते रहोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होना मुश्किल है। ये जो जी। शुगर और बीपी की मेडिसिन होती हैं, इनमें जो केमिकल्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज करते हैं। जितने भी केमिकल्स हम ले रहे हैं वो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आर्टेरियल वॉल को कमजोर करेगा। अब कैल्शियम कभी भी ऐसे डिपॉजिट नहीं होता है। जब भी या जी। तो शुगर की वजह से या बीपी की वजह से या फिर इनकी दवाइयों की वजह से आपने सही तरह से उसको मैनेज नहीं किया, तो हमारी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, वो अंदर से कमजोर हो जाती है, वहां पे एक तरह के छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। जैसे ही जख्म होगा तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल बनना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर पहले से है, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल वहां पे चिपचिपा होता है, क्योंकि इसलिए इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद खून के अंदर जो कैल्शियम है, जो मिनरल्स हैं, वो भी वहां पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि और जगह पे कैल्सिफिकेशन ना हो, ये बढ़े ना, तो हमें अपनी आर्टरीज को अंदर से मजबूत बनाना पड़ेगा। एक रिसर्च हुई है काफी समय पहले, 21-22 साल वो रिसर्च चली थी, जिसमें ये पता चला कि अगर आप अपने खाने के अंदर सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा दो, नाइट्रिक ऑक्साइड एक कंपोनेंट रहता है, अगर आप खाने के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा दो सफिशिएंट मात्रा में, तो हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल है, अब खून की जो धमनियां होती है ना, आप उसके बारे में थोड़ा सा उसकी एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे अंदर वाली जो वॉल है वो एंडोथेलियल सेल से बनी है। एंडोथेलियल कोशिकाओं से उसकी वॉल बनती है।
अगर हमने एंडोथेलियल कोशिकाओं को ही वापस से नया बना दिया, फ्लेक्सिबिलिटी वापस ले आई, आर्टरीज को अंदर से नया बना दिया, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने से एंडोथेलियल कोशिकाएं जो है वो हेल्दी रहती हैं और उसकी रिजुविनेशन बढ़ती है, नई सेल्स बनती हैं। तो हमें क्या करना है, डाइट के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाना है। आप हमारे कौन से सेंटर में गए थे? पटना सेंटर में भी गया था मैम, उसके पहले वीओपीडी लिया था। और ठीक है, पटना वहां सेंटर पे जब गया तो वहाँ पे रिपोर्ट डायरेक्ट लेके गया था, तो उन्होंने कैल्सिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैम हाँ जैसे आप लोग जितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो ये वेबिनार में या फिर जो भी जो मीटिंग में जैसे भी, वहाँ उस सेंटर पे जाने के बाद उस तरह से जवाब नहीं दिया जाता है मैम। वहाँ पे सारी बातें ठीक से सुने भी नहीं, बस ये पूछे क्या प्रॉब्लम नहीं है, शुगर की बताए, और वहाँ कैल्सिफिकेशन के बारे में मुझे पता भी नहीं चला मैम। जब मैं मेरी दूसरे डॉक्टर के पास आया तो उन्होंने बताया कि कैल्सिफिकेशन हो गया है ज्यादा, और हम्म, ये आपका ब्लॉकेज है 80 58 25 है, वो तो लिखा हुआ था, लेकिन कैल्सिफिकेशन के बारे में मुझे आइडिया नहीं था मैम। मैं समझ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार ना अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज दीजिएगा। आपने चैट बॉक्स में नंबर डाला क्या? जी, अभी आज का वीओपीडी भी लिया हुआ है मैम। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अगर वीओपीडी हो जी रहा है तो यहाँ से एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको कॉल करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम पटना में जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर भी काम करेंगे। देखो, कई बार क्या होता है ना, कई बार नए डॉक्टर भी जाते हैं। जैसे नए डॉक्टर जी अपॉइंट हुए हैं तो उनको पूरी तरह से हमारा सारा कल्चर नहीं पता होता है, वो भी 2-3 महीने सीखते हैं। तो कई बार इस तरह की जी प्रॉब्लम आ जाती है। वैसे तो सारे डॉक्टर यहीं से सीख के जाते हैं, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। बट आपको फिर भी जो प्रॉब्लम आई है, हम एक बार पर्सनल चैट पे बात कर लेंगे और उसके ऊपर भी काम करेंगे, ओके? और जी मैम। मैंने आपको बताया एक डाइट का फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ थेरेपीज रहती हैं, वो थेरेपीज भी हम आपको बताएंगे। पहले वीओपीडी कराओ। वीओपीडी में 3 चीजें, जीभ की फोटो देखी जाएगी उनकी, आपने बात नहीं जी करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम जी रहेगी। जी कि घर में जिनको प्रॉब्लम है, जैसे आपके पिताजी को प्रॉब्लम है ना, उनको दिखाना है, फेस टू फेस जी उनको दिखाना है, उनकी जीभ भी दिखानी है। हम उनकी बॉडी को समझ के उसके हिसाब से आपको चीजें बताएंगे, ठीक है? और खाने में जी क्या नहीं खाना है ये भी बहुत जरूरी है। आपको हॉस्पिटल जी आके ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि घर पे आप अपनी बीपी और शुगर की दवाइयां नहीं छुड़ा सकते। मैं आपको बताती हूँ, जी हम जी लोग ना 3-3 दिन में शुगर की दवाइयां छुड़ा देते हैं पेशेंट की, जब जी। हमारे हॉस्पिटल में आता है। 3 दिन का हमारा डायबिटीज रिवर्सल ट्रेनिंग कैंप होता है, उसमें 3 दिन में मेडिसिन छूट जाती है। तो पर उसका वो, क्या चार्ज लगता है मैम? देखिए, चार्जेस जो है वो सब जगह के अलग अलग होते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे जब आपकी वीओपीडी होगी, या फिर आप, अगर आपने नंबर डाला है तो हमारे हेल्थ काउंसलर आपका नंबर लिख रहे हैं अभी, तो वो आपको पूरा जी बता जी देंगे जहां आप आना चाहेंगे उसके हिसाब से। हर एक हॉस्पिटल का, मान लो 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वहां पे लोग ज्यादा है, इसलिए वहां के चार्जेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। जो छोटे हॉस्पिटल है वहां के चार्जेस थोड़े से कम रहते हैं, ठीक है? तो वो सब चीजें आपको जी। बता दी जाएंगी, ओके? आप नंबर डाल दीजिए चैट बॉक्स में, इनका नंबर उनके देखिए। लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है क्या मैम? एज कितनी है? एज 63+ है। बच्चे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस एज में और हार्ट की प्रॉब्लम के साथ में ना, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती है। जी अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस हर एक इंसान को कराना जरूरी है। एक चीज और समझो, अगर आपके घर में किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हर एक इंसान, घर में प्रॉब्लम होती है ना, तो हम लोग हायर रिस्क पे होते हैं। हमें पहले से जी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर पाए आगे, ठीक है? तो हेल्थ इंश्योरेंस अपना करवा लो, और बाकी अगर हेल्थ इंश्योरेंस उनका हो सकता होगा तो हमारी टीम आपको सब कुछ बता देगी। हमारे पास टीपीए डिपार्टमेंट है बकायदा, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। जी। हाँ, बस ठीक। तो सर, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करके आपको सारी चीजें बता देंगे। कपिल राणा जी, हमने आपको परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का, आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आर्यन जी, कपिल जी, दिनेश जी, आप तीनों को हमने परमिशन दिया है माइक अनम्यूट करने का। आप में से कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं। जब तक आप माइक अनम्यूट नहीं करोगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी, आप बात नहीं कर पाओगे, और अनम्यूट करने का ऑप्शन आपके ही फोन पे रहता है। दिनेश जी, आई कैन सी आपने माइक अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलाज के लिए क्या कितना खर्चा आएगा।
ठीक है। देखिए डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि बीमारी क्या है, उसके हिसाब से इलाज का खर्चा रहता है सर, क्योंकि दवाइयाँ भी रहती हैं, थेरेपीज़ भी रहती हैं और ड्यूरेशन भी रहता है। ड्यूरेशन ऐसे होता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रोनिक है, बहुत पुरानी है और थोड़ी जी ज़्यादा डीप सीटेड है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नाड़ी परीक्षण करते हैं और नाड़ी की 7 लेयर होती हैं। लेयर्स के हिसाब से हमें ये भी पता चल जाता है कि क्या आपकी प्रॉब्लम अभी सिर्फ सुपरफिशियल है? कई लोगों को होती 10 साल से प्रॉब्लम है, लेकिन सुपरफिशियल ही रहती है, नीचे तक नहीं पहुँची होती, डीप नहीं पहुँची होती। तो हमें ये भी जी समझना पड़ता है अगर डीप सीटेड प्रॉब्लम है तो ज़्यादा समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भी आपको हो सकता है 21 दिन तक भी रहना पड़े। तो जब तक हम देख नहीं लेते तब तक नहीं बता सकते, लेकिन एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन कि हॉस्पिटल में पर डे के चार्जेस कितने रहते हैं, वो आपकी लोकेशन के हिसाब से हम आपको बता देंगे। आप सिर्फ अपना नंबर चैट बॉक्स में डालो या फिर आपने ये नंबर नोट डाउन किया ना 7710371037। जी मैम। हाँ, ये नंबर लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे मैसेज कर दो कि मुझे चार्जेस बता दो इस स्पेसिफिक ब्रांच के पर डे के, तो उसके हिसाब से हम जी आपको बता देंगे। लेकिन मेडिसिन का फिर अलग से रहता है, ओके? जी मैम। मैम ये भी जानना चाहता हूँ मैं, हुँ, हमारे घर में 3 पेशेंट है, एक मैं खुद हूँ और दो मेरे मतलब ब्रदर और सिस्टर हैं, और ठीक है, क्रॉनिक क्रॉनिक प्रॉब्लम है आज से 30 साल से। ओके, तो मैडम ये, और दोनों वो सर्विस में है, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, तो ठीक क्या है। इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाते हैं सारे खर्चे? हाँ, तो अभी आपने क्या करना इंश्योरेंस में ये देखना है कि आपका इंश्योरेंस कौन-सा है, क्या आपको उन्होंने आयुष कवर दे रखा है। वैसे तो अभी के टाइम पे पिछले पिछले साल से सारी पॉलिसीज़ में आयुष आ गया था। आयुष का मतलब है कि अब आप आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का, यूनानी का ट्रीटमेंट भी ले सकते हो उन हॉस्पिटल से जो एनएबीएच एक्रेडिटेड है, ठीक है? ये एक जी अथॉरिटी होती है, तो हमारे हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रेडिटेड है, वहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। एक बार आप एक काम कीजिएगा अपना इसी नंबर पे अपनी पॉलिसी भेज दीजिएगा। पॉलिसी का एक जी डिटेल रहता है, पीडीएफ फाइल रहती है, वो भेज देना तो हम आपको बता देंगे उसके हिसाब से कि कितना-कितना परसेंटेज। कई पॉलिसी कुछ परसेंटेज देती है, जितना जो आपका टोटल प्राइस रहता है ना, जैसे आपका मान लीजिए कि आप 5 लाख का या 10 लाख का ट्रीटमेंट अपना करवा सकते हो। उसमें कई कई पॉलिसी में 20% होता है, कईयों में पूरा होता है। ज़्यादातर में आजकल जो अच्छी पॉलिसी है उसमें पूरा रहता है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती, बट हम आपको फिर भी बता देंगे। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए? हमारे पास सीजीएचएस के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए मेरठ में हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। सीजीएचएस हमें हेल्प करता है, तो वो लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका हमें एक बार आपसे बात करके आपकी अथॉरिटीज़ का पता करना पड़ेगा कि वो हम उनको प्रोवाइड करा पाएँगे या नहीं। जी मैम, तो मैं इसी नंबर पे भेज दूं डिटेल पूरी? हाँ जी, इसी नंबर पे सारी डिटेल भेज दीजिए। जो 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 आप जिस पैनल में गवर्नमेंट की जिस पैनल में आप हैं, आपकी सिस्टर और आपके ब्रदर उनका भी बता दीजिएगा और अपनी पॉलिसी भी भेज दीजिएगा, तो हम आपको प्रॉपर बता देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, नमस्कार। नेक्स्ट कौन है? मनीषा? गुड मॉर्निंग मैम। अ, नमस्कार, ओम मनीषा जी, हाँ नमस्ते मैम। मुझे ये कैसे हैं आप? पूछना है, बस बढ़िया है। जी, मुझे ये बताइए। पूछना था, अगर घर पे लीवर डिटॉक्स करना है तो क्या करें? अच्छा, घर पे लिवर डिटॉक्स करने का वैसे आचार्य जी का एक वीडियो है, सर ने डाल रखा है। बट आप मुझे बताओ कि सिर्फ़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही डिटॉक्स करना है या फिर लिवर में कुछ प्रॉब्लम भी आया है? नहीं, मेरे लीवर में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे 1.5 साल से डायबिटीज आया है और कोलेस्ट्रॉल आया है और 11 साल से हाई बीपी है। अच्छा, ठीक है और आपकी मेडिसिन चल रही है? हाँ, मेडिसिन चल रही है। ठीक है, सबसे पहले लिवर डिटॉक्स करने का पहला जो आपका स्टेप रहेगा, वो रहेगा मेडिसिन को छोड़ने का। घर पे लिवर डिटॉक्स आप तब कर सकते हो, जब आपकी कोई दवाइयाँ नहीं चल रही हैं। अब आप ये समझो, अगर आप लिवर के फंक्शन देखेंगे, लिवर के 500 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं वैसे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर। लेकिन जो मेजर फंक्शन है, उनमें से एक है केमिकल्स को बाहर निकालना बॉडी के अंदर से। तो जो भी हम मेडिसिन खाते हैं ना, एलोपैथिक हाँ मेडिसिन खाते हैं, हाँ। केमिकल बेस्ड ही होती है। कई हाइड्रोफिलिक होती हैं, कई लाइपोफिलिक होती हैं। जो लाइपोफिलिक हैं वो लिवर को ज़्यादा डैमेज करती हैं, हाइड्रोफिलिक थोड़ा कम करती हैं, लेकिन करती सभी हैं। तो अभी सबसे पहला स्टेप है, जब तक आप केमिकल डेली बेसिस पे खा रहे हो, तब तक आप लिवर को डिटॉक्स कर नहीं सकते। इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल। तो हम आपको हेल्प करेंगे। हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम आपके साथ वीओपीडी करें। वीओपीडी के बाद हमारे पास हिम्स एट होम, मतलब हम हिम्स को आपके होम पे ही ले आते हैं। हम आपके साथ वर्चुअली कनेक्टेड रहते हैं। आपको बताते हैं कुछ थेरेपी, जैसे हाइपरटेंशन के लिए आपकी हाई बीपी की मेडिसिन चल रही है ना, हाइपरटेंशन के लिए हमारे कुछ डाइट प्लान है। वो डाइट प्लान हम आपको देंगे, साथ में आपको एक थेरेपी करनी
होगी घर पे डेली, जिसको हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। मतलब गर्म पानी का एक बाल्टी लेनी है, जिसमें बाल्टी हाँ इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपके घुटने तक पानी आ जाए। उसमें आपने जो टेम्परेचर है पानी का वो 42 तक रखना है। उसके अंदर पैर डुबो के रखोगे, पहले बीपी चेक करोगे, लिख लेना है बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों। उसके बाद पानी के अंदर बैठे आप, वापस से आधे घंटे बाद अपना बीपी चेक किया। बहुत सारे लोगों का जो हमने अपने हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस किया, और हम करते भी यही है अपने हॉस्पिटल में, बीपी को कम करने के लिए ये थेरेपी कराते हैं, और 20 कई बार 30 तक कम हो जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जितनी बॉडी की जरूरत होती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक आपकी थेरेपी होगी। दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाना। अब आप पहले ये समझो कि हाई बीपी है क्या है। ब्लड प्रेशर होता है प्रेशर ऑफ ब्लड, अगर ये आर्टरी है, ये हमारी धमनी है, नसें है, प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आपने देखा होगा, इधर काफ लगाते हैं और हम चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है। हम ये देखते हैं कि खून की नसों पे कितना प्रेशर पड़ रहा है आपका खून का। अब जब भी खून का प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, शुरू शुरू में क्या होता है, कभी कभी बीपी बढ़ता है। वो बढ़ रहा होता है वेसोप्रेसिन की वजह से। हमारे दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब संकरा कर देता है, जिसकी वजह से खून का दबाव बढ़ता है हमारे वॉल्स के ऊपर। उसके बाद जिन लोगों को कंटिन्यूसली बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, उनकी ये जो वॉल होती है, आर्टरी होती है, धमनी होती है, ये अंदर से अपनी इलास्टिसिटी खो देती है। जितनी ज्यादा इलास्टिक, जितनी ज्यादा स्मूथ आपकी वेसल्स हैं, उतना ही आपको बीपी नहीं होगा, बीपी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। जितनी हमारी आर्टरीज रिजिड हो जाती है, अंदर से सख्त हो जाती है, इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है, तो हमें परमानेंट ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब अगर हमें परमानेंट ब्लड प्रेशर को, परमानेंट हाइपरटेंशन को रिवर्स करना है, तो हमें आर्टीरियल वॉल को ही वापस से रिप्लेनिश करना पड़ेगा, इनको अंदर से नया बनाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? आप कोई भी रिसर्च उठा के पढ़ लो, द चाइना स्टडी पढ़ लो चाहे, उसमें 32 ईयर्स का एक पूरा रिसर्च हुआ है, जिसमें पता चला कि नाइट्रिक ऑक्साइड जब आप ज्यादा अमाउंट में खाते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर जो एंडोथेलियल सेल है वो नई बननी शुरू हो जाती है, मतलब इलास्टिन वापस आना शुरू हो जाता है। तो हमें ये करना है। दूसरा, ये क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड इंस्टेंटली भी वेजो डायलेटेशन करती है, ब्लड वेसल्स को खोलती है, जो इकट्ठी हो रखी है ना, संकरी हो रखी है, उसको खोलने का काम करती है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने के लिए मैं आपको डाइट प्लान बता देती हूँ। आपने डीआईपी डाइट प्लान के बारे में सुना है हमारे? हाँ मैम, सुना है। हाँ हाँ, डीआईपी डाइट प्लान में हम क्या करते हैं, मेरा वेट जो है वो 60 किलो है, तो मैं क्या करूंगी, सुबह 60 इंटू 10, मतलब 600 ग्राम फ्रूट्स खाऊंगी, 3 से 4 तरह के सीजन के। ये आपका डाइट प्लान है, आपका डिटॉक्स जो आप बोल रहे हो। ठीक है, तो आप आज से या फिर कल से सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 2 प्लेट रख सकते हो। आपको लगे कि आप 3 दिन के लिए फॉलो कर सकते हो बिना ग्रेन के खाना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप पका हुआ खाना आपको खाना ही है, तो आप 2 प्लेट रख लो। पहले जो आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से, जैसे मैंने अपना बॉडी वेट का एग्जाम्पल दिया, तो 600 ग्राम मैं फ्रूट्स खाऊंगी सुबह में, उसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगी। नहीं खाना मन नहीं कर रहा तो स्किप कर देना। उसके लंच में मैं वेट इंटू 5 ग्राम, मतलब 300 ग्राम सलाद खाऊंगी, 3 से 4 तरह का, सीजन का जो भी आ रहा है, या फिर और दूसरी बात रीजनल। और यही चीज मैं करूंगी डिनर में। डिनर में मैं वेट इंटू 5 ग्राम, मतलब 300 ग्राम फ्रूट और वेजिटेबल्स को इकट्ठा करके खाऊंगी, ताकि मेरी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में बने। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, डेली एक ग्रीन जूस और एक रेड जूस पीते हैं। वो ग्रीन जूस और रेड जूस की प्रॉपर रेसिपी हम आपको भेज देंगे, आप एक बार चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दो। अब ये जूस ना मेडिसिन की तरह काम करता है, इसमें जो आपका इंस्टेंट नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है, तो इसको आपने आराम से बैठ के और सिप सिप करके पीना है। एक छोटी सी सिप लेके मुंह के अंदर आपने 32 बार या फिर 40 बार घुमाना है, फिर उसको सॉलो करना है, ताकि सलाइवा उसके साथ मिक्स हो, तभी ये मेडिसिन की तरह काम करेगा। मैम सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, लिखा आपने, क्या नोट डाउन किया? हाँ 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 हाँ। तो ये आप अभी करना शुरू करोगे, लेकिन साथ में मैंने आपको बोला कि हमारे डॉक्टर आपको आपकी अंग्रेजी दवाई कैसे छोड़नी है वो भी बताएंगे। एकदम से कोई दवाई प्लीज मत छोड़िएगा, जब आपको बताया जाएगा, जब आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपकी मेडिसिन जो है वो कम करेंगे। या फिर आप हमारे हॉस्पिटल आके भी अपनी मेडिसिन कम करवा सकते हो, छुड़वा सकते हो। जी मैम जी। ओके, शुक्रिया मैम। नमस्कार। ओके, तो बेसिकली अभी हमने हार्ट डिसीज के बारे में हम समझ रहे थे, हार्ट ब्लॉकेज के बारे में हम ज्यादातर समझ रहे थे। तो 2-3 पेशेंट्स ने भी ये चीज बता दी, और यही मैं आपको बताने वाली थी कि हार्ट में ब्लॉकेज होने के सबसे मेजर कारण कौन कौन से हैं। हाइपरटेंशन, मतलब
हाई बीपी, अगर आपको हाइपरटेंशन है और आप उसका सही इलाज नहीं करवा रहे हो तो हमारी आर्टरीज अंदर से डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब है जरूरत से ज्यादा फोर्स से हमारी आर्टेरियल वॉल, मतलब हमारी धमनियों की दीवारों पर जब खून का प्रेशर पड़ता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जब आप खुद समझो, जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो होगा क्या, वो अंदर से डैमेज हो जाएंगी, उनके अंदर जख्म हो जाएंगे। जैसे बाहर हमें जख्म होते हैं वैसे अंदर भी जख्म होने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे। जब भी जख्म होंगे, कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल काम करता है हमारी बॉडी को रिपेयर करने का। तो जख्म हुए तो कोलेस्ट्रॉल अपना काम समझ के वहां पे चिपक रहा है, वो तो उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा वो चिपचिपा है, क्योंकि वो चिपचिपा है उसकी वजह से जो और चीजें होती है हमारे ब्लड के अंदर, जैसे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, कैल्शियम होता है, जैसे कैल्शियम की ब्लॉकेज हुई है एक पेशेंट जिन्होंने हमें बताया, तो कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा वहां पे, या फिर ब्लड सेल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से खून का थक्का बन जाएगा। खून का थक्का बन गया तो खून आगे तक नहीं पहुंचा, या प्लाक फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, प्लाक की वजह से जितना खून पहुंचना था उतना आगे नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब हार्ट के मसल तक खून अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो वहीं से हमारा शुरू हो जाएगा हमारा हार्ट, जो हम बोलते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट के मसल्स का, मायोकार्डियम का कमजोर होना, इसी को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हार्ट अटैक और जो हमारा कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट फेलियर है, वो दोनों एक चीज है। ऐसा नहीं होता है। हार्ट अटैक जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत बार लोगों को हार्ट अटैक आता है पता भी नहीं चलता। लेकिन हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो हैं मुझे पानी मंगवा दूंगा। जैसे आपको उसमें जब हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं, जो उसमें चेस्ट पेन, बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता है कि छाती में दर्द होती है, उसके अलावा हैवीनेस और टाइटनेस सी फील होती है छाती के ऊपर। बहुत सारे लोगों को लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट जॉ में इधर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे हार्ट अटैक के सिम्टम है। लेकिन इस समय हमारी बॉडी जो है वो स्टार्व हो रही है, एक शरीर की, हमारे हार्ट की किसी मसल को, जो जरूरी मसल है उसको पूरी तरह से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रही है हमारे शरीर तक खून पहुंचाने के लिए। अगर हम हार्ट अटैक को अवॉइड करेंगे तो आगे चल के ये कार्डियक अरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब कार्डियक अरेस्ट क्या है, आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी ऑनलाइन कार्डियक अरेस्ट में, जहां पे इंसान एकदम से फेंट हो जाता है, मतलब एकदम से गिर जाता है, जहां पे दिल की धड़कन चेक की जाती है, दिल की धड़कन रुक गई होती है, सांस चेक की जाती है, सांस रुक जाती है, जहां पे सडनली हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के ऑर्गन्स को, हमारे ब्रेन को कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, कहीं पे भी खून नहीं पहुंच पाता। इस्चीमिया की वजह से, मतलब खून रुकने की वजह से एक तरह से हमें हार्ट अटैक आ जाता है। अब हमारा हमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक, बहुत समय से आपको हार्ट अटैक, किसी को बार बार हार्ट अटैक आ रहा है और हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी हार्ट मसल बहुत कमजोर हो जाती है। एक, जो हमने शुरू में हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था हार्ट का, अगर किसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाए उसकी वजह से, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही हमारे हार्ट को काम पे लगा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, अगर उसने कॉन्ट्रैक्शन करी ही नहीं तो खून नहीं पहुंचेगा ना। तो हार्ट का ब्लॉक हो जाना, मतलब हार्ट के सिग्नल्स का ब्लॉक हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट का काम ही बंद हो जाना सडनली, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर बहुत जरूरी होता है और डिफिब्रिलेटर की जरूरत पड़ती है। आपको हम सीपीआर से रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वेबिनार में आपको कुछ ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करें जिसमें आप घर पे सीपीआर देना सीख सको, हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए। स्कूल में बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, आपको अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, अपने पार्टनर को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्ट डिसीजेस दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण है आजकल के टाइम में। यू शुड नो दैट, चाहे दुनिया में चाहे इंडिया में, सबसे बड़ा जो मौत का कारण है वो हार्ट डिसीज है। और अगर किसी को सीपीआर देना अच्छे से आता हो या डिफिब्रिलेटर का यूज करना आता हो तो आप ऐसी कंडीशन से बच सकते हैं, उभर सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा था हार्ट फेलियर, जिसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तब होता है जब हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जो हमारा हार्ट का पंपिंग सिस्टम है वो एक तरह से फेल हो जाता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। पंपिंग सिस्टम मतलब बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का, बॉडी ब्लड को वापस बॉडी तक लाने का पूरा जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पंपिंग सिस्टम है। जब ये फेल हो जाता है तो जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइडेड और एक होता है
राइट साइडेड और एक होता है लेफ्ट साइडेड। तो बेसिकली जो सिम्टम्स आपको दिखते हैं कंजेस्टेड हार्ट फेलियर में, अगर लेफ्ट साइडेड है तो उसमें लंग्स के बाहर फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है, और राइट साइडेड है तो आपको लेग्स में स्वेलिंग दिखनी शुरू होती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, आप सिम्टम्स से भी समझ सकते हो। बाकी आपको फर्दर अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हो 101 डिस्कशन करना, 101 इंफॉर्मेशन लेना, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। आपको सिर्फ हमारे नंबर पे कांटेक्ट करना है हमें, सो दैट हम आपकी बात समझ सकें, आपको बता सकें। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है पहले, या फिर किसी को शुगर बहुत ज्यादा रहता है, बीपी बहुत ज्यादा रहता है, जिनको रिस्क है, जो हायर रिस्क पे हैं हार्ट अटैक के, या फिर हार्ट फेलियर के, या फिर कार्डियक अरेस्ट के, उनको समझना जरूरी है कि क्या क्या लक्षण आते हैं, ताकि आप खुद को भी समझना जरूरी है, जिनके घर में प्रॉब्लम है उनको भी समझना जरूरी है, ताकि आप समझ सके, उस समय पहचान सके जब इमरजेंसी सिचुएशन हो। चाहे आपको उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, हॉस्पिटल ले जाने तक आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सब चीजें हम आपको यहाँ पे सिखा सकते हैं। यहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेटर जो रहता है, डिफिब्रिलेटर जो रहता है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम देते हैं। तो वो सब ट्रेनिंग का माध्यम से बताया जाता है। हमारे कुछ डॉक्टर बीआरसी के कुछ ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स भी हैं, कुछ ट्रेनिंग्स भी हैं, जो आप कोर्सेज भी हैं बेसिकली, जो आप ले सकते हैं। उसके अंदर भी सिखाई जाती हैं ये सब चीजें कि इमरजेंसी मैनेजमेंट कैसे कैसे करनी है। तो आज हमने हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखा, समझा। हमारा नेक्स्ट वेबिनार भी रहेगा हार्ट का, उसमें हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आप बताया कि हम सीपीआर के बारे में और साथ में डिफिब्रिलेटर के बारे में समझाने की आपको कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारी जो मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड वाला स्टडी आपको बताया, वो हमारे पास रिसर्च पेपर्स पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। मैं पीपीटी नहीं चला पाई किसी वजह से, बट नेक्स्ट वेबिनार में पीपीटी भी चलेगी और उसमें आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।